नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और 8 बजे की बड़ी खबर में स्वागत है आप सभी का। ताजा खबर से करेंगे शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आज भोपाल में प्रदेश की सरकार कैबिनेट बैठक करने वाली है। दरअसल कैबिनेट बैठक में आज कर्मचारी अधिकारियों की कार्यक्षमता विकास नीति आएगी। 22 साल बाद नए सिरे से यह नीति लाई जा रही है। दरअसल 22 साल बाद नए सिरे से लाई जा रही है विकास नीति। सभी विभागों को अपने वेतन मद से 1% राशि रखनी होगी और प्रशासन अकादमी में ट्रेनिंग होगी। दरअसल सरकार 5 साल में रिव्यू करेगी। जिला पंचायत, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंच, सरपंच और उप सरपंच के मानदेय को 3 गुना करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलेगी। आज सुबह 10 बजे यह बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के बारे में और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी विभागों को अपने वेतन मद से 1% राशि रखने के लिए भी प्रावधान किया जा सकता है, क्योंकि इस नीति के माध्यम से सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। दरअसल ये विकास नीति 22 साल बाद नए सिरे से लाई जा रही है और अपने वेतन मद से 1% राशि रखनी होगी। प्रशासन अकादमी में ट्रेनिंग होगी। सरकार 5 साल में इसका रिव्यू करेगी और जिला पंचायत, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंच, सरपंच, उप सरपंच के मानदेय को 3 गुना करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी आज मिल सकती है। सुबह 10 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। और छत्तीसगढ़ में भी आज भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक लेंगे और ये बड़ी बैठक आज शाम 6:30 बजे सीएम आवास पर होगी। दरअसल कैबिनेट की बैठक में मानसून सत्र की तैयारियों पर चर्चा होगी। खरीफ की फसलों पर फैसला लिया जा सकता है। कर्मचारियों के नियमितीकरण पर भी मुहर लग सकती है। अनुपूरक बजट में नए संशोधन शामिल किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा के मानसून सत्र के बारे में चर्चा होगी और तैयारियों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां चर्चा कर सकते हैं। दरअसल खरीफ की फसलों पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कर्मचारियों के नियमितीकरण पर भी मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। और भोपाल से बड़ी खबर, दरअसल मिशन 2023 को लेकर अमित शाह ने मंथन किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में साफ संकेत दिए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। सभी नेताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की नसीहत अमित शाह देकर गए हैं। दरअसल बीजेपी को आक्रामक चुनाव कैंपेन चलाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा विजय संकल्प अभियान का रोड मैप तैयार किया गया है। प्रदेश में एक साथ यह अभियान चलेगा और इस अभियान के माध्यम से प्रदेश की जनता तक अपने विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जाने की नसीहत दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होने की भी बात कही गई है और इस बारे में जानकारी दी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के आगामी 2023 के चुनाव की दृष्टि से विजय संकल्प अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है और इसके निमित्त मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति का गहराई के साथ सूक्ष्म विश्लेषण आज माननीय अमित शाह जी के समक्ष उनके नेतृत्व में हुआ है और विजय के लिए कि मध्य प्रदेश के चुनाव में विजय की रणनीति के साथ व्यापक गहराई के साथ मंथन आज 2023 के चुनाव को लेकर के हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सुदृढ़ता के साथ जो हमने कार्यक्रमों को तैयारी की है, उस निमित्त सारी समीक्षा करने के बाद अब मध्य प्रदेश के अंदर माननीय अमित शाह जी ने आज ऐलान कर दिया है कि विजय संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। तो विजय का संकल्प साधकर भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा के चुनावों में जाने वाली है और इस विषय को लेकर बातचीत करेंगे हमारी सहयोगी रंजना दुबे से। और आपको बता दें कि इस वक्त जो राजनीति है मध्य प्रदेश की, वो चूंकि फोकस है, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर कई बार दौरा कर चुके हैं। रंजना हमारे साथ जुड़ गए। रंजना, अगर आज इस बैठक की बात करें तो कोई बदलाव नहीं होगा, वीडी शर्मा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में तय हुआ है कि कोई भी किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। ये किस बदलाव की चर्चा हो रही है? क्या टिकट वितरण को लेकर पुराने कैंडिडेट्स को फिर से आजमाया जाएगा
या फिर जो नेतृत्व परिवर्तन की गाहे बगाहे विपक्ष के द्वारा आवाज उठाई जाती रही है, उसके संदर्भ में था ये? जी आशीष, कल की बैठक की अगर बात कर ली जाए तो बेहद महत्वपूर्ण कही जा सकती है, और इस लिहाज से भी क्योंकि बीते कई दिनों से जो बदलाव की अटकलें हैं वो लगाई जा रही थी। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री का जब दौरा हुआ, राजधानी भोपाल में नेताओं के साथ बैठक हुई, उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि एक साथ होकर, एकजुट होकर चुनावों के लिहाज से काम करना है और इसीलिए अब कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और बदलाव की अगर बात कर ली जाए आशीष, तो बेहद कम वक्त बचा है चुनावों में। ऐसे में अगर इस वक्त बदलाव किया जाता तो चुनावों के लिहाज से इसे ठीक नहीं कहा जा सकता, और इसीलिए ये साफ तौर पर संकेत दिए गए हैं। क्योंकि अगर कहीं कार्यकर्ता या फिर कोई और नेता अगर किसी तरह की अटकलों को मन में बिठाए है तो वो पूरी तरह से अपनी इन अटकलों को निकाल दे और एकजुट होकर जमीनी स्तर पर काम करे। इसीलिए ये भी कहा गया है कि अब चुनावों में जीत के लिए इस बार जो टारगेट रखा गया है, अब की बार 200 पार, और खास करके हर एक बूथ को मजबूत करने का जो संकल्प लिया गया है। इसीलिए अब विजय बूथ जो संकल्प अभियान है उसकी शुरुआत होगी और इसमें सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। और खास करके बीजेपी में अगर अभी कहीं कोई नाराजगी दिखाई दे रही है, कहीं कोई गुटबाजी दिखाई दे रही है, तो उसको दूर करना है और किसी भी तरह की किसी भी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में कोई नाराजगी ना रहे। और जिस तरह से एकजुट होकर बीजेपी हर चुनाव अभियान में निकलती है, कैंपेन चलाती है, उसी तरह से इस बार भी जीत को लेकर चलना है। क्योंकि बीते चुनाव में बीजेपी ने कुछ गलतियां की थी जिसे इस बार भारतीय जनता पार्टी दोहराना नहीं चाहती है, और इस बार बहुत सोच समझकर और बारीकी से चुनाव में जीत के लिहाज से कदम बढ़ा रही है। और एक और बात यहां पर यह है, क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत कार्यकर्ता है, और यहां पर एक बात निकलकर ये सामने आ रही थी आशीष की कार्यकर्ता कहीं ना कहीं नाराज है। तो इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है कि आखिर ये नाराजगी क्यों है और इस नाराजगी को कैसे दूर किया जा सकता है। क्योंकि जब बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वही जमीनी स्तर पर पहुंचता है, काम करता है, और यही बीजेपी की ताकत है। इसीलिए एक बार फिर से अब उनकी नाराजगी को दूर करने को लेकर जो प्लान है वो तैयार किया जाएगा। योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने को लेकर जो रणनीति तैयार की गई है वो कितनी ज्यादा काम कर रही है, इसको लेकर भी चर्चा होगी। और आगे इसी तरह से जो चुनावी मंथन है, खास करके साल 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, और यही जो मंथन है वो आज जो बैठक है गृह मंत्री ने जो ली थी, केंद्रीय गृह मंत्री ने, उसमें देखने को मिला है। और इसी बैठक के बाद अब जो पूरा कैंपेन है वो प्रदेश भर में चलाया जाएगा जीत के लिहाज से, न सिर्फ 2023 के लिए बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए रंजना। और भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सप्लीमेंट्री बजट को पेश किया जा सकता है। दरअसल चालू वित्तीय वर्ष का यह पहला सप्लीमेंट्री बजट होगा। हुक्काबार बंद किए जाने के विधेयक पर भी चर्चा प्रस्तावित है। और इसके अलावा आज के मानसून के विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की अगर बात करें तो कई और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा संभव है, लेकिन जो सीधी कांड है उसे लेकर चर्चा की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है। और अब देखना होगा कि क्या यहां पर इन व्यवस्थाओं को बनाकर रखा जा सकेगा कि चर्चा हो सके, क्योंकि विपक्ष लगातार सीधी कांड पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा कर रहा है। पहले दिन हमने इसकी बानगी देखी। और अब बात मौसम की करें तो भोपाल में बड़ी और तेज बारिश की बात सामने आई है। दरअसल देर रात बारिश का सिलसिला जारी रहा। नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर जो हवा का चक्रवात सक्रिय रहा, मध्य प्रदेश में इसका असर दिखाई देगा। दरअसल चक्रवात का असर भारी बारिश के रूप में दिखाई देगा। ऑरेंज अलर्ट इसके लिए भोपाल से जारी हुआ है, मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि विदिशा, बैतूल, गुना, छिंदवाड़ा, सिवनी में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 22 जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी हुआ। रायसेन, सीहोर, भोपाल, राजगढ़, खंडवा, नर्मदापुरम, हरदा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, अशोकनगर, शिवपुर कला, शिवपुरी, अनूपपुर, जबलपुर, मंडला, सागर जिला में येलो अलर्ट जारी किया गया। और आने वाले 24 से 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। और जशपुर से बड़ी खबर, कांसाबेल वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात देखने को मिला। बिहाबल गांव में हाथियों ने घरों पर हमला कर दिया और घरों को क्षतिग्रस्त कर डाला। दरअसल हाथियों ने घर में रखे हुए अनाज को भी चट कर दिया। घर के लोगों ने वहां से भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। वन अमला रात से मौके पर मौजूद है और हाथियों को खदेड़ने का प्रयास किया गया। दरअसल घर को तहस नहस कर डाला हाथियों ने। तस्वीरें देखिए, जहां
कासाबेल वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात देखने को मिला। दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, लगभग कितने बजे हाथियों का यह अटैक हुआ और फिर कैसे हाथियों को यहां से खदेड़ा गया, क्या डिटेल्स हैं अपने पास? जी आशीष, मैं आपको बताऊं कि जशपुर जिले में जो है हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं दे रहा है और एक अकेला हाथी जो है वो पिछले कई दिनों से पत्थलगांव और कासाबेल वन परिक्षेत्र में घूम घूम कर घरों को नुकसान पहुंचा रहा है और इसकी वजह से लोग काफी दहशत में है। बीती रात कासाबेल वन परिक्षेत्र के बिहाबल गांव में जो है ये हाथी पहुंचा और वहां पे उसने 2 घरों को तोड़ दिया। उसके साथ ही जैसे ही हाथी के आने की सूचना ग्रामीणों को मिली थी तो वन हमले की सूचना के बाद ग्रामीणों ने अपना घर छोड़ दिया था, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन हाथियों ने घर में रखे हुए सारे अनाज को खा लिया और 2 घरों को तोड़ा है हाथी ने। फिलहाल वन अमला मौके पर है और नुकसान के आकलन में जुटा हुआ है। वहीं ग्रामीण जो है काफी दहशत में है और वो जो हाथी है उसे दूर कहीं खदेड़ने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये चूंकि तस्वीरें जो दीपक अब नजर आ रही हैं उससे साफ जाहिर है कि काफी नुकसान वहां पर हुआ। लगभग कितने लोग थे परिवार में और कैसे उनकी जान बची? जी मैं आपको बताऊं कि वन विभाग की सतर्कता की वजह से इनकी जान बची है, क्योंकि जैसे ही हाथी के मूवमेंट की जानकारी वन विभाग को मिली तो वन विभाग ने ग्रामीणों को सूचित किया और वहां पे अलर्ट किया कि लोग जंगल के किनारे जो लोग भी बसे हैं वो अपने अपने घरों को वन विभाग को भी इसमें सतर्क रहना होगा दीपक, ताकि दोबारा से इस तरह के हाथियों के उत्पात से गांव वालों को बचा सकें। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, आदिवासी भाई बहन से बर्बरता के मामले में बंधक बनाकर मारपीट किए जाने की जानकारी मिल रही। दरअसल लात घूस से डंडों से बेरहमी से पिटाई की गई, दोनों से बर्तन, कपड़े और जूते धुलवाए गए। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया, पत्नी फरार बताई जा रही है। दरअसल दंपत्ति हैं ये जिन्होंने आदिवासी भाई बहन के साथ मारपीट की, जिनके साथ प्रताड़ना की गई। ये दोनों भाई बहन बताए जा रहे हैं और दंपत्ति में से पत्नी फरार है जबकि पति गिरफ्तार है। अभी जो जानकारी मिल रही है, लात घूसे और डंडों से बेरहमी से पिटाई किए जाने का मामला। बर्तन धुलवाए गए, कपड़े धुलवाए गए, जूते साफ कराए गए। कौन मारे थे? नाम बताओगे कौन मारे थे आप लोग को? हिंदू और वही मारे थे रात से। महिला है ये वो ना? हाँ, हिंदू ठाकुर की क्या नाम है पता नहीं, मालूम नहीं। कौन किसको मारे थे? दोनों को मारा है। बंद कर दी थी रूम में आप लोग? हाँ, रहता उता हुआ है, बर्तन साफ हुआ है पूरा, कपड़ा साफ हुआ है पूरा, रूम को भी साफ करवाए। हाँ, फिर क्या हुआ? साफ करवाते रहे, एक मारते रहे तो कहाँ से, और रहता ढुआ रहे तो उस समय ईंटा से मारे थे। पीड़िता थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वो हजरतपुरी के एक दुकानदार के यहाँ मोबाइल रिचार्ज कराने गई थी, जिस पर दुकानदार का जो मालिक है उसको फोन से अपने घर के अंदर बुलाया, उसके साथ बदतमीजी किया, उसके कपड़े फाड़ दिए और जब उसी समय उसकी पत्नी आ गई और उसके साथ मारपीट किए और बर्तन धुलवाए और झाड़ू लगवाए। अभी उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत ही जल्दी जो उसकी पत्नी है जो इस तरह का कृत्य की है उसको भी संज्ञान में लेके जो भी कानूनी और उचित कार्रवाई होगा उसके ऊपर करेंगे। बछड़ापुरी इलाके में आदिवासी भाई बहन के साथ मारपीट और काम कराने का मामला सामने आया, जहां आप देख सकते हैं ये खड़गवां का यह अस्पताल है, जहां पे शुक्रवार को देर रात यहां पे लाया गया और इलाज किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दूं पूरे मामले में जो पुलिस है एक आरोपी गिरफ्तार की है, वहीं एक आरोपी फरार है और ये पूरा मामला जो है आदिवासी भाई बहन को 5 घंटे बंधक बनाया गया था, जिसके बाद जो है घर के काम कराए गए, बर्तन धुलवाए गए, झाड़ू मरवाए गए और जूते साफ करवाए गए। पूरा मामला जो है कोरिया जिले के बछड़ापुरी के इलाके का है, जहाँ पे एमसीबी जिले के खड़गवां इलाके में इनका इलाज चल रहा था। सुजीत शाह, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और सुजीत शाह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सुजीत, अभी कैसी स्थिति है घायलों की और जो फरार पत्नी है उसके बारे में पुलिस क्या कह रही है, कब तक गिरफ्तारी हो सकती है? जी देखिए, पूरा जो मामला है बछड़ापुर इलाके का है जो कि कोरिया जिले में आता है। वहीं जो
इलाज जो चल रहा था वो एमसीवी में चल रहा है, खड़गवा के उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है, जहाँ पे दोनों भाई बहन के गले में काफी ज्यादा चोटें हैं, जो और काफी ज्यादा जो अन्य जगह भी चोटें लगी, जिसको लिए इलाज चल रहा है और लगभग 3 दिनों से लगातार इलाज चल रहा है। वहीं पूरे मामले में पुलिस जो है एक आरोपी गिरफ्तार की है, पति को, जो फरार है उसके लिए कई जगह की टीम बना करके लगातार पतासारी की जा रही है और खोजबीन की जा रही है। पूरे मामले में जो गंभीरता से लेकर सीएसपी जो चिरमिरी के हैं उनको जांच सौंपी गई है और जांच की जा रही है पूरे मामले में। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुरजीत आपका जानकारी के लिए। और भोपाल में शिक्षकों के 8,454 पदों पर जल्द भर्ती होगी। इसी महीने 2 नोटिफिकेशंस जारी किए जाएंगे। कर्मचारी चयन मंडल अलग अलग चयन परीक्षा कराएगा और माध्यमिक शिक्षक के 6,332 पदों पर भर्ती होनी है। दूसरा नोटिफिकेशन 2,122 पदों के लिए खेल, नृत्य और गायन वादन के माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए जारी होगा। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय ने इस मामले में ईएसबी को रूल बुक भेजी है और शिक्षकों की भर्ती के लिए इस महीने 2 नोटिफिकेशन जारी किए जा सकते हैं। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ से कुछ अहम खबरों पर नजर डालेंगे। दुर्ग से एक अहम खबर आ रही है, जहां व्यापारी से 2 करोड़ की ठगी के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। दुर्ग के राइस मिल मालिक से 2 करोड़ रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था। ईडी का नकली अधिकारी बनकर ये पहुंचे थे और 2 करोड़ रुपए की ठगी कर वहां से फरार हो गए थे। अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि इस पूरे मामले में 2 अन्य आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि आरोपियों को मुंबई से पकड़कर टीम लेकर आई थी और 2 आरोपी अभी कहां हैं, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। इन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पकड़े गए 9 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उनकी निशानदेही पर जल्द इनकी गिरफ्तारी की संभावना है। ईडी का अधिकारी बनकर ये गए थे, नकली अधिकारी बनकर गए थे और राइस मिलर से 2 करोड़ रुपए ठग लिए। और रायपुर में रविशंकर विश्वविद्यालय में बीएससी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 37% छात्र पास हुए। खराब रिजल्ट ने चिंता बढ़ा दी है। दरअसल बीएससी की परीक्षा में 9,730 छात्र शामिल हुए थे, जबकि सिर्फ 3,674 छात्र ही पास हो सके, जबकि 4,557 छात्र इसमें फेल हो गए। खराब रिजल्ट से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इतना खराब रिजल्ट, 37% छात्र ही पास हो सके और बीएससी की परीक्षा में कुल 9,730 छात्र शामिल हुए थे, जबकि 4,557 छात्र इसमें फेल हो गए। अब खराब रिजल्ट आने के बाद से यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वहां के एजुकेशन सिस्टम को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या नीति रही कि इतना खराब रिजल्ट आया, जिसमें 37% ही छात्र पास हो सके। और एक बड़ी खबर दुर्ग भिलाई से, जहां दुर्ग भिलाई के लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। डबरापारा फ्लाईओवर पर जो दूसरी ओर से सर्विस लेन है वो शुरू की जा सकती है। लोगों को अब सड़क पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। दरअसल नेशनल हाईवे 53 पर बन रहा डबरापारा फ्लाईओवर, जिसकी वजह से निर्माण कार्य के चलते यहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। सर्विस लेन खुल जाने के बाद लोगों को एक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा और इस वैकल्पिक मार्ग के खुल जाने से लोगों को आवाजाही में सहूलियत होगी और ऐसे में आने जाने वालों को जाम से मुक्ति मिलेगी। और बढ़ते आगे, जगदलपुर से एक बड़ी खबर। 17 घंटे बाद केके रेल लाइंस बहाल कर दी गई हैं। रेल लाइंस पर चट्टान गिरने की वजह से बोरा गुहालू ककरवालसा स्टेशन के घाट सेक्शन का यह मामला। दरअसल किरंदुल विशाखापट्टनम नाइट एक्सप्रेस 15 जुलाई तक रद्द है।
पैसेंजर ट्रेन भी 15 जुलाई तक सिर्फ रद्द रहेगी और माफ कीजिएगा सिर्फ अभी मालगाड़ियों का ही परिचालन यहां पर रहेगा। और ऐसे में जो ट्रेन रद्द की गई हैं जिसमें जानकारी मिल रही है कि रंदुल विशाखापट्टनम नाइट एक्सप्रेस 15 जुलाई तक रद्द रहेगी, वहीं पैसेंजर ट्रेन भी 15 जुलाई तक रद्द रहने की बात सामने आई है। मालगाड़ियों का परिचालन होता रहेगा और ऐसे में यात्रियों के लिए थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो रेल ट्रैक है वो चट्टानों के गिरने की वजह से बाधित हो गया था। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त बहुत छोटे